हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में देखे थे बच्चा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारा कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर का बना हुआ रहता है, दो प्लेट तुम्हारा रहता है बीच में, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का अगर बात करें तो हम लोग को सिलेबस में तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, ठीक है। और भी तुम्हारा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर ये सब होता है बच्चा, लेकिन वो सब अभी हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। हम लोग को देखना है बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसमें क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट हो गए, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे, जिसके बारे में बात भी किए हैं, ठीक है। और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इसीलिए डालते हैं क्योंकि चार्ज का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है कैपेसिटर का वो बढ़ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही सब सारा चीज इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। उसमें से कंडक्टर जो होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस तुम लोग जान रहा है पहले से। कैपेसिटी का मतलब जानता है कि कितना, जैसे मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है तो कितना कैपेसिटी है तुम्हारा गर्मी झेलने का, वो तुम्हारा कैपेसिटी हो गया बच्चा, कितना टेम्परेचर तुम झेल सकता है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर कंडक्टर का कितना कैपेसिटी होगा टू होल्ड द चार्ज या टू स्टोर द चार्ज, उसको हम लोग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बात करते हैं बच्चा, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तीनों तुम्हारा एक ही चीज से रिलेटेड है, किसे? चार्ज से बच्चा। चार्ज अगर नहीं रहेगा तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग बेसिकली कैपेसिटी को तुम्हारा बोल सकते हैं कि एक कंडक्टर है तुम्हारा, यानी कैपेसिटर जो तुम्हारा रहता है पंखा में लगा हुआ डिब्बी रहता है ना, वो तुम्हारा क्या है, कैपेसिटी या कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं बच्चा, जो क्या करता है कि चार्ज को स्टोर करेगा या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को तुम्हारा स्टोर करेगा। मतलब एनर्जी को स्टोर करेगा या फिर चार्ज को स्टोर करेगा, दोनों एक ही बात है। तो कुछ बुक्स में मिल सकता है तुमको कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, कहीं पर मिल सकता है चार्ज को। तो बात एक ही है क्योंकि चार्ज से ही ये सब तीनों प्रॉपर्टी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लिस कि ना बुझ लिस, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका तुम्हारा डेफिनेशन हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा भैया? डेफिनेशन होगा कि कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा? इट इज द मेजर, या फिर बोल सकता है द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ a conductor to store charges is called electrical capacitance or capacity ऑफ द कंडक्टर। अब मतलब इसका क्या है कि तुम्हारा कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये गुण जो तुम्हारा जो कंडक्टर का वैसा गुण जिसके कारण वो क्या करता है, कितना तुम्हारा चार्ज स्टोर करता है, उसका मेजर यानी उसका माप, ठीक है। कितना चार्ज स्टोर करता है, ये गुण को बोलते क्या है तुम्हारा, बोलो, ये गुण को बोलते हैं कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सा बात है। ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा इसका मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा है, कम चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटी कम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तुम्हारा डिपेंड कर रहा है तुम्हारा कि कंडक्टर कैसा है, मतलब उसका कैपेसिटी कितना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कम चार्ज स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कम, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस तुम्हारा वह गुण है जिससे ये पता चलता है कि कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है बच्चा, और वो कंडक्टर क्या होगा, कैपेसिटर होगा बच्चा, आगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपेसिटर तुम्हारा नाउन हो गया और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बोलो, एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका क्वालिटी बता रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ध्यान से देखना कि हम लोग जान रहे बच्चा कि मान लो यहां पर एक चार्ज है, ठीक, यहां पर कोई एक चार्ज तुम्हारा ऐसे है,
कि कोई एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो क्या करते हैं, इसका फील्ड बनता है चारों तरफ बच्चा, उसके अगेंस्ट वर्क डन करते हैं कि नहीं करते। मान लो यहाँ पर एक चार्ज लेके आए Q1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे बच्चा, क्योंकि ये फील्ड इसका फील्ड है, ये इसको उधर फोर्स करना चाहता है, हम इधर लाएंगे भैया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब लाएंगे तो वर्क डन हमको इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके फील्ड के अगेंस्ट बच्चा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बच्चा, ठीक है, इस सिस्टम में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा चार्ज लाते जाएंगे, यहां पर मान लो और चार्ज लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ते जाएगा बच्चा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा बढ़ते जाएगा, और चार्ज लेके आएंगे तो और बढ़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना चार्जेस लाते जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिए इसके नाम बुझलिए सिस्टम में बुझा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका फील्ड चारों तरफ बन रहा है बच्चा, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, और वर्क डन अगर करेंगे तो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे बच्चा इस कॉन्फ़िगरेशन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिए इसके नाम बुझलिए, वही तुम्हारा एनर्जी का बन जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है पूरा सिस्टम में। बुझलिए इसके नाम बुझलिए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन में ला रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां पर बनते जा रहा है बच्चा। एक चार्ज पहले था और फिर दूसरा चार्ज, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब मान लो दूसरा चार्ज ला रहे हैं तो इसका और इसका वाला फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले एक ही चार्ज का फील्ड के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन करते थे, अब ये वाला चार्ज ले आए हैं तो फिर इसको लेके आएंगे, मान लो ये और ये दोनों उपलब्ध हो गया, तो तुम्हारा ये दूसरा चार्ज लेके आएंगे ये वाला, तो तुम्हारा इसका और इसका दोनों फील्ड से हमको क्या करना है, जद्दोजहद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझले इसके नाम बुझले, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स इस चार्ज पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, और वही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन में, सिस्टम ऑफ चार्जेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो वही चीज हम लोग को क्या करना है, बोलो, लिखना है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली तुम्हारा जो है चार्ज जब हम लोग बढ़ाएंगे, यहां पर लिख सकते हैं when some charge is given to conductor, its potential increases. Potential if Q be the charge on conductor and V be its potential, then क्या हम लोग लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B? कोई दिक्कत हो जाएगा? अरे Q बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल मेरा बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अगर रिमूव करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा बच्चे। और ये वाला तुम्हारा ये फॉर्मूला लिख लेना, ध्यान देना, ठीक है। Q CV याद रखना हमेशा, Q इज इक्वल टू हमेशा CV आएगी, Q इज इक्वल टू CV, CV मतलब रेज्यूम वाला CV, ध्यान रहा, Q तुम्हारा बराबर होगा CV का, ठीक है, कोई दिक्कत? Q बराबर CV, ठीक। अच्छा, यहां से CV क्या है, CV यहां से निकालेंगे, C निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q अपॉन V भैया, ठीक है। अच्छा, C क्या कहलाता है, यहां पर ये भी लिख लेना, C वेयर C is electrical capacitance of the conductor, electrical capacitance of the conductor, ये लिख लो, ठीक है, लिखो इसको, उसके बाद बताते हैं। तो देखो
सी तुम्हारा कितना है Q अपॉन V के बराबर है बच्चा, ठीक है, Q अपॉन V के बराबर। अब यहां पर देखना तुम्हारा इफ V तुम्हारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। यहां से एक और डिफिनेशन तुम्हारा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो डिफिनेशन यहां पर बना लो, डिफिनेशन। So, electrical capacitance is the charge required to raise the potential through potential by 1 unit। ठीक, देखो अनदर डिफिनेशन बच्चा, हम लोग क्या कर रहे थे कि चार्ज तुम्हारा जैसे जैसे बढ़ा रहे थे कंडक्टर पर, कंडक्टिंग प्लेट्स पर जैसे बढ़ाते हैं, तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोटेंशियल मेरा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो C तुम्हारा क्या है Q बाय V है बच्चा, तो ये V जो है V तुम्हारा क्या है, जैसे ही चार्ज बढ़ाएंगे तुम्हारा क्या होगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि हम लोग क्या कर दिए V तुम्हारा 1 वोल्ट है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा Q हो जाएगा बच्चा। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का तुम्हारा 1 यूनिट से अगर पोटेंशियल बढ़ा दे तो 1 यूनिट से पोटेंशियल कब बढ़ेगा, चार्ज रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं, चार्ज तुम्हारा जो होगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख सकते हैं ऑफ कंडक्टर, लिख लो इसको भाई, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर तुम्हारा कैपेसिटेंस को बोल सकता है रेशियो ऑफ तुम्हारा चार्ज टू द पोटेंशियल, इसको वो भी बोल सकता है, जैसा इच्छा तुम्हारा बोलो, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से यूनिट क्या निकलेगा भाई, ठीक है, यूनिट देखें तो यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यूनिट यहां से C इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन V, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान देना कि Q का क्या होगा, ये बोलो कूलाम होगा भाई, ठीक है। अच्छा यहीं पर लिख देते हैं कूलाम और इसका वोल्ट बचा, तो ये कूलाम पर वोल्ट इसको लिख सकते हैं। तो SI यूनिट तुम्हारा यहाँ पर SI यूनिट ये क्या हो जाएगा तुम्हारा SI यूनिट कूलाम पर वोल्ट, ठीक, SI यूनिट ऑफ C कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं फैराड बच्चा, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लेना तुम्हारा, ठीक, तो ये लिख लो SI यूनिट ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा फैराड हो जाएगा बच्चा, कूलाम पर वोल्ट तुम्हारा क्या है फैराड। अब ये तुम्हारा 1 फैराड कब निकलेगा भाई, 1 फैराड तुम्हारा 1 कूलाम पर वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि चार्ज अगर 1 कूलाम ले ले और वोल्टेज कितना ले ले 1 वोल्ट ले ले, तब तुम्हारा क्या निकलेगा बोलो 1 फैराड का तुम्हारा कैपेसिटेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा डिफाइन बोलेंगे करने, इसको डिफाइन कर देते हैं डायरेक्ट, इसको यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, कि डिफाइन यहीं से लिखते हैं, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। चलो नोट डाउन करो, देखो यहाँ पर बच्चा ये बात ऐसा है कि तुम्हारा हमको क्या करना है, डिफाइन करना है 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर देखो डिफाइन
कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड, कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड बच्चा। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इसका आंसर। देखो ऐसा है कि C इज इक्वल टू क्या है, U अपॉन V बच्चा। ठीक है, अब मान लो 1 फैराड चाहिए, इफ 1 फैराड आई वांट, ठीक है, तो 1 फैराड विल बी इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट बच्चा। इतना हमको चाहिए होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 1 फैराड of capacitance is defined as 1 coulomb of charge required to raise the potential of conductor by 1 volt। मतलब समझ में आ रहा है क्या कि अगर एक कूलाम का चार्ज का रिक्वायरमेंट है, एक कंडक्टर का कैपेसिटी हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो एक कूलाम का तुम्हारा क्या है, एक कूलाम चार्ज का रिक्वायरमेंट है 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, तब जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होगा वो क्या होगा, 1 फैराड का होगा बच्चा, या 1 कूलाम पर वोल्ट होगा बच्चा। मतलब समझी नहीं समझी? कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टर का तुम्हारा चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज कब बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, तो 1 कूलाम का अगर चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा और उसका 1 कूलाम का चार्ज का रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट से हमको पोटेंशियल बढ़ाना है, तब तुम्हारा जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होगा बच्चा वो 1 फैराड का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही चीज यहां पर लिख दी है। ठीक है, 1 फैराड का 1 कूलाम पर वोल्ट, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट करेंगे तो तुम्हारा निकलेगा। तो वही चीज लिखे 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो यहां पर तुम्हारा अदर यूनिट्स हमको लिखना है बच्चा। अदर यूनिट्स क्या क्या होता है? अदर यूनिट को यहां पर लिख देते हैं अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स लिख दो। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है अदर यूनिट्स। ठीक है, तो अदर यूनिट्स क्या है भैया? देखो 1 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, इसको माइक्रोफैराड बोल रहे हैं। ठीक है, 10 टू द पावर -6 फैराड हो जाएगा बच्चा। ठीक है, एफ लिखो या ये लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा 1 तुम्हारा नैनो फैराड कितना होगा भाई? 10 टू द पावर -9 फैराड हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा यहां पर देखो यही वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिको फैराड कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 फैराड हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ यहां पर? अच्छा इसी को पिको फैराड को भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलो, इसको पिको फैराड को ही बोलते हैं हम लोग 1 mm फैराड, इसी को बोलते हैं। ये तुम्हारा पिको फैराड ही है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसका तुम्हारा अगर डायमेंशन निकालना चाहे तो डायमेंशन क्या होगा भैया? डायमेंशन क्या होगा बताओ? हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। Q का बताओ यहां पर, पहले Q रहने दो। V का हम लोग क्या जानते हैं, W अपॉन क्या होता है, Q होता है कि नहीं होता? ये वाला Q ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा बच्चा। और Q का हम लोग डायमेंशन जानते हैं क्या होता है, AT होता है कि नहीं होता? होता है, अरे एम्पियर। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है कि नहीं होता है? तो I का एम्पियर हो गया और ये T का टाइम T, तो 80 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 80 हो गया और इसका स्क्वायर बच्चा। उसी तरह W यहां पर ले रहे हैं वर्क डन, ये वर्क डन है भाई। ठीक है, ओमेगा समझने का कोशिश ना करें, क्या है वर्क डन भाई। ठीक, तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन का क्या होता है बोलो? नहीं, ml स्क्वायर T माइनस 2। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होगा mlt माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L होता है। तो ml स्क्वायर T माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत है यहां तक?
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। यहां से देखो, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा तो m इनवर्स हो गया भाई, ठीक है, ये l -2 हो गया भाई, और ये t +2 हो गया। कोई दिक्कत बोलो, ठीक। अब यहां से देखना तुम्हारा, यहां से जब लेंगे तो तुम्हारा t और t4 हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिख दें इसका डायमेंशन क्या होगा, यहां से देखो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, यहीं से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और तुम्हारा क्या हो जाएगा टी का पावर, सॉरी पहले लिख लेते हैं एम वाला, एम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एल -2 हो जाएगा और तुम्हारा टी का पावर तुम्हारा 4 हो जाएगा बच्चा, और ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका डायमेंशन भाई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो नोट में कुछ चीज तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा भाई। तो इधर नोट में करके तुम लोग इधर नोट में लिख लो। नोट क्या है, नोट में यहां पर लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैट फेराड, स्टैट फेराड भाई। अब 1 स्टैट फेराड जो होता है, फेराड इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलाम अपॉन 1 स्टैट वोल्ट बचा, ठीक। और ये कितने के बराबर होगा, 1 स्टैट फेराड जो होगा, फेराड वो होगा तुम्हारा 9 × 10⁻11 स्टैट 9 × 10⁻11 स्टैट फेराड, सॉरी यहां पर इसको ठीक है, यहां पर लिखो 1 स्टैट फेराड या फिर 1 फेराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टैट फेराड होता है। ये लिख ले, ठीक है, इधर जगह नहीं बन रहा, ठीक। ये एक चीज लिखो, और एक बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी लिखे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो 1 एब फेराड, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। 1 देखो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगा, एब फेराड होगा। तो 1 एब फेराड, वहां पर देख लेना 1 एब फेराड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 एब कूलाम, 1 एब कूलाम अपॉन 1 एब वोल्ट, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान देना कि एब वोल्ट ये सब जो होता है 1 एब फेराड, ये कैलकुलेशन से तुम्हारा निकला है, सॉरी 1 फेराड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 एब फेराड, ये लिख लेना रिलेशन। वैसे ये वाला पूछता जल्दी नहीं है भाई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में लिखेगा, इसमें अगला नोट जो होगा ये ध्यान देना, अगला नोट क्या होगा, एज C is equal to Q/V, but C is always constant बच्चा, ठीक। अब ध्यान दो ये चीज, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है, क्या है रेशियो, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है बच्चा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तुम्हारा कभी भी बदलेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जितना फैक्टर से चार्ज हम लोग देंगे उतना ही फैक्टर से तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा बच्चा, ठीक है। जितना फैक्टर से तुम्हारा चार्ज देंगे उतना ही फैक्टर से तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये रेशियो हमेशा हमेशा तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है बच्चा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब कि कैपेसिटेंस तुम्हारा अगर कांस्टेंट रहेगा तो फिर डिपेंड किस पर करेगा सर,
डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहां पर लिख दिए बट सी इज ऑलवेज कांस्टेंट यहां पर, ठीक है। यहां लिख सकता है ऑलवेज कांस्टेंट बच्चा, इसको लिख लो ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिख लो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, शेप या ज्योमेट्री लिख सकते हो, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड distance between the plates of the कैपेसिटर। अब इसका मतलब समझ रहा है कि जो कैपेसिटेंस है तुम्हारा, कैपेसिटेंस ना तुम्हारा चार्ज पर डिपेंड कर रहा है ना तुम्हारा पोटेंशियल पर, ये दोनों का रेशियो तुम्हारा बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है बच्चा। तो कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है अगर इसका बात करें तो तुम्हारा ये डिपेंड किस पर कर रहा है, पहला चीज नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक किस तरह का है, डाइलेक्ट्रिक बहुत तरह का होता है बच्चा, ग्लास होता है, एयर होता है, माइका होता है, सिरामिक्स होता है बच्चा, ठीक है। तो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो उनका नेचर पर तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा कि कितना कैपेसिटी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। दूसरा चीज डिपेंड करेगा शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द, तुम्हारा बोलो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, या फिर यहां पर प्लेट्स लिख लो बच्चा, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, इसको लिख देते हैं। जो प्लेट हम लोग लेंगे वो कैसा प्लेट होगा बच्चा, कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट लेंगे ना, ठीक है, तो उसका कैसा होगा ज्योमेट्री, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यहां दूर रखा हुआ है या तुम्हारा नजदीक रखा हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर लिख सकते तुम्हारा एक और चीज यहां पर ध्यान देना कि Q जो है वो तुम्हारा किसका प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, बोलो V का था ना, एज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसके बीच में अगर ग्राफ खींचे तो कैसा निकलेगा, लीनियर निकलेगा, स्ट्रेट लाइन निकलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है भाई, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी बना ले आप, ठीक है, ठीक, ये बना लो। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारा कितना चार्ज विल अपीयर ऑन द प्लेट्स, वो पूछ रहा है कि चार्ज कितना अपीयर होगा अगर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो 177 पिकोफैराड है और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया है तुम्हारा 100 वोल्ट का। तो यहाँ पर गिवन है तुम्हारे पास बच्चा, गिवन क्या है, C है, ठीक है, कितना है 177 पिकोफैराड। पिकोफैराड को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² फैराड, और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है तुम्हारा 100 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चा। अच्छा हमको निकालना क्या है, चार्ज निकालना बच्चा। अब हम लोग रिलेशन जानते हैं एज C इज इक्वल टू या फिर Q इज इक्वल टू CD होता है बच्चा, ठीक है। तो यहां से C बैठाएंगे 177 हो गया और यहाँ पर 100 10⁻⁻12 हो जाएगा और ये 100 भाई। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या, Q इज इक्वल टू तुम्हारा कितना 177 10⁻10। इसी को अगर मान लो हमको करना है 9 में, तो ये इसी को हम लोग लिख दें, यहां पर लिख देते हैं भाई, ठीक है, 177 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻1, ये वाला नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू तुम्हारा 17.7 इंटू 10⁻9 कूलाम, ठीक है, कूलाम इसी को बोल सकते हैं, नैनो कूलाम भी बोल सकते हैं, 17.7 नैनो कूलाम। चलो इसको लिख लो, ठीक है।